गुड इवनिंग रश्मि, कैसे हो? कैसे हो बेटा? चलो बढ़िया है। लेखन में तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है क्लास मैमलिया का ऑर्डर रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बस 5 मिनट वेट करेंगे, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा। देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। गुड आफ्टरनून सौम्या सिंह। कोई बात नहीं तेज प्रताप यादव, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ बंटी, कैसे हो? गुड आफ्टरनून बेटा। मैं भी ठीक हूं। चलो भाई, आई थिंक सारे लोग आ गए। हम अपनी क्लास स्टार्ट कर ही देते हैं। हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा, हमारे एनिमल किंगडम का लास्ट वाला फाइलम। ठीक है जी। फाइलम कॉर्डेटा में हमने फिशेस के बारे में पढ़ा, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा और साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ा। आज हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे। आई गेस रेप्टिलिया हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अरे रेप्टाइल पढ़ाया था यार, जिसमें मैंने वो क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स वगैरह बताया था। हाँ कि नहीं? हाँ, तो आज बर्ड्स पढ़ना है। यस, तो हम पढ़ेंगे क्लास
एव्स। फाइलम कॉर्डेटा का लास्ट बट वन क्लास, क्लास एव्स। क्लास एव्स में आते हैं बर्ड्स। मतलब कहने का ये है कि हमको आज बर्ड्स के बारे में पढ़ना है, राइट? एक एक करके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताता जाऊंगा, आप देख लो। Birds are having feathers, feathers on their skin. सब जानते हैं, सबने देखा है बर्ड्स के स्किन के ऊपर, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं। एंड फेदर्स जो हैं, दे एक्ट एज एक्सो skeletal structures, exoskeletal structures। मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि एनिमल्स का स्केलेटन दो तरह का हो सकता है। स्केलेटन, इसको हम हिंदी में ढांचा बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क। एक एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के अंदर हो और बॉडी के अंदर सपोर्टिव फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को दे। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं, हमारा एंडोस्केलेटन है ना। और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के बाहर हमको दिखाई दे। एक्सोस्केलेटन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी। डिसकंटिन्यूअस एक्सोस्केलेटन मतलब आप अपनी बॉडी को देखो, हमारी बॉडी पे कहीं पे नाखून है और कहीं पे हेयर्स हैं। नाखून हमारे मतलब नेल्स, हेयर्स, नेल्स और हेयर्स हमारे एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स में सींग होते हैं, हॉर्न्स, सींग, ये भी एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह मैंने तुम लोगों को बताया फिशेस में होते हैं स्केल्स, प्लाकोइड स्केल्स, गैनोइड स्केल्स। स्केल्स भी एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। जो बॉडी के बाहर हो वो एक्सोस्केलेटल। तो फेदर्स हैं बर्ड्स में, ये बॉडी के बाहर होते हैं स्किन के ऊपर। दैट्स व्हाई मैंने लिखा कि फेदर्स आर एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन बर्ड्स। ठीक है, बता मुझे, बर्ड्स उड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अरे सबको पता है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर flying creatures. Most of them can fly. Most of them, most of the birds can fly. But कुछ exceptions हैं. There are some birds जो उड़ नहीं सकते. मैं वो exceptions यहां लिख सकता हूं. Exceptions. Ostrich. बोलो, क्या ostrich उड़ सकता है? Ostrich is a flightless bird. Not only ostrich, kiwi. Kiwi is also a flightless bird. ठीक है ना? कीवी के बाद में एक और लिखूंगा, पेंगुइन। पेंगुइन मैरीन बर्ड, इट इज ऑल्सो अ फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड्स उड़ नहीं सकते। अब मैंने कहा बर्ड्स कैन फ्लाई, भाई ये उड़ क्यों सकते हैं? बर्ड्स उड़ सकते हैं बिकॉज इनमें काफी सारे फ्लाइट एडेप्टेशंस होते हैं। ध्यान से सुनियो, फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको उड़ने में मदद करेंगे, या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए सूटेबल है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फ्लाइट एडेप्टेशंस बोलते हैं। नंबर 1, बेटा जी, बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, PNEUMATIC, न्यूमेटिक बोन्स। अब बोलोगे सर न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं?
न्यूमेटिक बोन्स मतलब हॉलो बोन्स। हम लोगों की हड्डियों को देखोगे तो हमारी हड्डियां हॉलो नहीं होती, दे आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। हम लोगों की हड्डियों के अंदर, मैमल्स की हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, काफी सॉलिड होते हैं, काफी हैवी बोन्स होते हैं हमारे में। लेकिन बर्ड्स के बोन्स अंदर से खाली होते हैं, हॉलो। एंड इन हॉलो बोन्स के अंदर हवा भरी रहती है काफी सारी। ऐसी बोन्स विच आर हॉलो एंड contain air, these bones, hollow bones, are known as pneumatic bones. ठीक है ना? तो pneumatic bones are the characteristics of flight characteristics of birds. Pneumatic bones help these birds to fly. दूसरा फ्लाइट एडेप्टेशन हम देखेंगे। बर्ड्स में फोर लिम्स, FOUR नहीं लिखा, मैंने लिखा FORE। फोर मतलब आगे वाली। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हमारे में भी 4 लिम्स होती हैं, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स। बट बर्ड्स के 4 लिम्स, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स जो हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इन विंग्स के मदद से ये उड़ सकते हैं। तो 2 फ्लाइट एडेप्टेशन मैंने लिखा। तीसरा देखो भाई, फीमेल बर्ड्स में 2 ओवरीज नहीं होती, एक ही ओवरी होती है। प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 ओवरी। वन ओवरी in female birds. In female birds. चौथा वाला देखो, birds have streamlined boat-shaped body. Streamlined boat-shaped body. Boat-shaped body. देखो, एरोप्लेन तो तुम लोग ने देखा ही होगा। एरोप्लेन की बॉडी कैसी होती है? बोट शेप्ड, स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड बॉडी को हवा में उड़ते उड़ते बहुत कम फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है। कम फ्रिक्शन मिलेगा तो उड़ने में इजी हो जाएगा। इवन बर्ड की बॉडी को देख के ही एरोप्लेन की बॉडी को डिजाइन किया गया है। बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब कुछ इस तरह। ये ऐसी स्ट्रीमलाइंड बॉडी को एयर का बहुत कम फ्रिक्शन मिलता है। 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ोगे शायद, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना? तो वहां पर बताया जाएगा कि ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होने से उड़ने में कैसे मदद मिलती है, राइट? तो ये हैं कुछ फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो बर्ड्स को मदद करते हैं उड़ने के लिए, है ना जी? और भी हैं कुछ, हम देखेंगे, बट दीज आर द मेन वंस। अब रहा सवाल फ्लाइटलेस बर्ड्स का। फ्लाइटलेस बोले तो ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। इनमें ऐसा क्या होता? अच्छा, एक और मैं भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, फ्लाइट एडेप्टेशन। पहले वो बताऊंगा, बाद में फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। बर्ड्स का स्टर्नम, याद रखें, स्टर्नम इज कील शेप्ड। कील मतलब bow shaped। अब तुम बोलोगे सर स्टर्नम क्या है? पता नहीं होगा स्टर्नम। स्टर्नम को हम अंग्रेजी में ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन। तुम लोग अगर अपने चेस्ट को फील करोगे हाथ से, तो हमारे चेस्ट में सेंटर में एक ऐसा वर्टिकल टाइप का बोन होता है। ध्यान से देखियो मैं बोल क्या रहा हूं। हमारे में, इंसानों की बात कर रहा हूं,
हमारे चेस्ट के सेंटर में एक छोटा सा वर्टिकल हड्डी होता है। इस वर्टिकल बोन के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं रिब्स। ध्यान से देखियो। तुम लोग को पता है क्या हमारे में कितने रिब्स होते हैं? कोई बताएगा? नहीं पता? इंसान में कितने रिब्स होते हैं बोलो जरा। अरे कहाँ 3 यार, हमारे में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। देखो, आगे वाली जो ये बोन है, इस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम। ये बोन फ्लैट होती है, डंडी जैसी। और हमारे पीछे भी एक बड़ी सी बोन होती है कमर में। उस बोन को हम बैकबोन बोलते हैं या बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। लाइक दिस। ध्यान से देखियो मैं बोल क्या रहा हूं। हमारे पीछे भी एक बोन होती है। दैट बोन इज नोन एज वर्टेब्रल कॉलम। ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स आगे से जुड़े रहते हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। और पीछे से ये जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे किसके साथ? पीछे से अटैच रहते हैं इसी वर्टेब्रल कॉलम के साथ, लाइक दिस। तब जाके हमारी चेस्ट का पूरा हार्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन रिब केज बोलते हैं। क्या समझे? इसी रिब केज में प्रोटेक्टेड रहता है हमारा लंग्स एंड हमारा हार्ट। समझ रहे हो ना बात मेरी? ये देख सकते हो, कोशिश की मैंने ड्रॉ करने की। इसी रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है हमारा हार्ट, हमारे लंग्स। हार्ट, लंग्स, दे आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स। समझ रहे हो? ऐसे रिब्स हमारे में 12 पेयर्स होते हैं। कितने? 12 पेयर्स। लेकिन हमारा जो ये स्टर्नम है, या इसको हमने क्या बोला, ब्रेस्ट बोन, ये बड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट एलोंगेटेड स्ट्रक्चर। बर्ड्स में ये स्टर्नम जो है ये बो शेप्ड होता है। बो समझते हो ना? जो धनुष होता है ना, तीर कमान वाला धनुष, वही धनुष के शेप जैसा। मतलब अगर ये बर्ड की बॉडी है, देखियो, मैंने कहा बर्ड्स में स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। ये मान लो बर्ड की बॉडी, और ये मान लो तुम लेट इट इज अ बर्ड, है ना? इस बर्ड में स्टर्नम स्ट्रेट नहीं होगा। स्टर्नम विल बी लिटिल बिट बो शेप्ड। ये रहा बर्ड का चेस्ट, और चेस्ट पे स्टर्नम कुछ इस तरह होगा, धनुष के जैसा, बो शेप्ड। इसी बो शेप्ड स्टर्नम को हम बोलते हैं कील, कील्ड स्टर्नम। ये कील्ड स्टर्नम भी मदद करता है उड़ने में। तो बर्ड्स का स्टर्नम कैसा होता है भाई? कील शेप्ड। एंड दिस कील शेप्ड स्टर्नम हेल्प्स इन फ्लाइंग। कैसे मदद करेगा? कील शेप्ड स्टर्नम के साथ फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट मसल्स मतलब वो वाले मसल्स जो उड़ने में मदद करेंगे, फ्लाइट मसल्स रिमेन अटैच्ड in such a manner to make them fly, to make them fly. अगर स्टर्नम बो शेप्ड नहीं हुआ, कील्ड स्टर्नम नहीं हुआ, तो फिर भैया ये बर्ड ना उड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो ये हमने कुछ फ्लाइट एडेप्टेशंस लिखे, उन बर्ड्स के बारे में लिखा हमने जो बर्ड्स उड़ सकते हैं। बट मैंने एक्सेप्शन में लिखा, देयर आर सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच,
कीवी एंड पेंगुइन, ये बर्ड्स उड़ नहीं पाते। वाई? कुछ रीजंस हैं व्हाई दीज बर्ड्स कांट फ्लाई। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं अगले पेज पे बताऊंगा जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। हाँ, तेज प्रताप यादव बेटा, स्क्रीनशॉट लेके आप भी डन लिख दो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको नोट बनाने में इजी लगेगा ना। ओके ग्रेट, चलिए भाई अगले पेज पे चलता हूं। मैंने बोला आपको कि फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं उनमें ऐसा क्या होता है जो उनको उड़ने नहीं देता। व्हाई कांट दे फ्लाई? फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइट लेस birds can't fly because they have ill developed wings। विंग्स इनमें अच्छे से बने नहीं होते, बहुत छोटे विंग्स होते हैं। इल डेवलप्ड विंग्स, देखो हम फ्लाइट एडेप्टेशंस में अभी लिखे, हम फ्लाइट एडेप्टेशंस में अभी क्या लिखे कि फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए विंग्स जरूरी हैं। अब अगर भैया इनमें इल डेवलप्ड विंग्स हैं, नेग्लिजिबल विंग्स है, तो ये उड़ेंगे कहां से। प्लस कुछ और भी है जो इनको उड़ने नहीं देता। दे हैव इल डेवलप्ड विंग्स प्लस बल्की इन साइज। दे हैव बल्की साइज, बहुत ही बड़े होते हैं ये, हैवी होते हैं। ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा एनिमल है, ऊपर से उसके पास विंग्स भी बहुत छोटे हैं, इल डेवलप्ड विंग्स। प्लस नॉन कील्ड स्टर्नम, इनमें कील्ड स्टर्नम नहीं होता, स्ट्रेट स्टर्नम होता है, नॉन कील्ड स्टर्नम, है ना। प्लस नॉन न्यूमैटिक बोन्स, इनमें सॉलिड बोन्स होते हैं और बाकी बर्ड्स में न्यूमैटिक बोन्स होते हैं। अब बताओ भाई, उड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स इनमें है ही नहीं। नॉन कील्ड स्टर्नम है, बट उड़ने के लिए कील्ड स्टर्नम चाहिए। बल्कि साइज, चलो बल्कि साइज तो रख ही दो। इल डेवलप्ड विंग्स, बट उड़ने के लिए विंग्स चाहिए। न्यूमैटिक बोन्स है ही नहीं इनमें, इनमें नॉन न्यूमैटिक बोन्स है। बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ये सारे बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी और क्या मैंने बोला, पेंगुइन, ये अच्छे से उड़ नहीं पाते। अच्छे से क्या, दे आर टोटली फ्लाइटलेस। दे कांट दे कांट फ्लाई, क्योंकि इनमें फ्लाइट एडेप्टेशंस और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होती ही नहीं है। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या सीखा, बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जो इनको उड़ने में मदद करेगी। हाँ, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, बट उड़ने के लिए सिर्फ स्ट्रीमलाइंड बॉडी की जरूरत नहीं होती। उड़ने के लिए काफी सारे कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, वो इनमें होती ही नहीं है। ठीक है ना। और मैंने आपको बोला कि बर्ड्स में 4 लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, राइट। यहां पर बात आई फ्लाइटलेस बर्ड्स की, उनके बारे में हमने बताया। अब देखो, बर्ड्स के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल बर्ड्स के, मैंने फ्लाइटलेस बर्ड्स के नहीं बोला, सारे बर्ड्स के। सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। क्या? बर्ड्स का स्किन बहुत ही ड्राई होता है, स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स। बर्ड्स का स्किन होता है ड्राई,
without any glands in birds. जैसे बाकी एनिमल्स की स्किन देखिए, फ्रॉग्स और एम्फीबियंस की स्किन देखो बहुत पतली होती है और मॉइस्ट भी होती है ना। रेप्टाइल्स की स्किन देखो, बर्ड्स की स्किन देखो, या हमारी स्किन देखो, हमारी स्किन के ऊपर काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं, बट बर्ड्स की स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड ही नहीं होता। दैट्स वाई स्किन इज ड्राई। हाँ, देर आर सम ग्लैंड्स, बर्ड्स स्किन हैव नो ग्लैंड्स, स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स। एक्सेप्शन है यहां पर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट oil glands at the posterior region near tail. टेल के पास, at the posterior region near tail. टेल के पास कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इन ऑयल ग्लैंड्स का एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रीन ग्लैंड्स। ठीक है ना भाई, प्रीन ग्लैंड्स इनमें होते हैं, बाकी कोई भी ग्लैंड स्किन पे नहीं होता, और ये प्रीन ग्लैंड्स टेल के पास में होते हैं। अब प्रीन ग्लैंड्स क्या है? दे आर ऑयल ग्लैंड्स। इनसे निकला हुआ ऑयल, इट हेल्प्स टू मेक waterproof feathers. It helps to make waterproofing of feathers. ध्यान से देखियो मैं क्या लिख रहा हूं। बर्ड्स के मैक्सिमम फेदर्स वाटरप्रूफ होते हैं। बर्ड्स के फेदर्स वाटरप्रूफ क्यों होते हैं? बिकॉज इनके फेदर्स पे ऑयल स्प्रेड होता है। वो ऑयल कहां से निकलता है? प्रीन ग्लैंड से। प्रीन ग्लैंड से इनके फेदर्स वाटरप्रूफ बन जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम गट भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और हम बोल सकते हैं गट, सॉरी गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो हम गट ही बोलते हैं ना, गट या एलिमेंट्री कनाल। आप लोग जानते होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या चीज आती है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, यही चीजें आती है ना। बट बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ एडिशनल चेंबर्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज some additional parts, some additional parts other than stomach, food pipe, other than stomach, food pipe, small intestine, large intestine, etc. इनके अलावा कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं, ये लिखा मैंने यहां पर। कौन से एडिशनल पार्ट्स? ध्यान से देखियो मैं क्या लिख रहा हूं। एडिशनल पार्ट्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। बहुत खतरनाक चीजें हैं ये। क्रॉप क्या है भाई? क्रॉप इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक और फूड पाइप के बीच में होता है। मतलब जब फूड पाइप से ये काफी सारा खाना खाएंगे तो वो खाना के दाना ही खाते हैं ना बर्ड्स, वो दाना टेम्पोररीली स्टोर रहता है क्रॉप के अंदर। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर
sac like structure for temporary storage. Temporary storage of ingested food. Ingested मतलब खाया हुआ खाना, जो इन्होंने खाना खाया, एक साथ में बहुत सारा दाना खाया इन्होंने, वो दाना कुछ टाइम के लिए इसी क्रॉप के अंदर जमा रहेगा. एंड गिजार्ड, गिजार्ड इज मेंट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ हार्ड एंड टफ, breakdown of hard and tough food particles. देखो भाई, बता मुझे, बर्ड्स में टीथ होते हैं कि नहीं? दांत होते हैं क्या? नहीं होते. इनमें बीक होती है, चोंच, दांत होते नहीं. अब सोचो जरा, अगर बर्ड के पास दांत नहीं है, टीथ नहीं है, तो ये इतने हार्ड फूड को, इतने हार्ड दाने को चबाएगा कैसे? नहीं चबा सकता ना. हम्म. हम लोगों में दांत होते हैं, हम कुछ भी खाएं, वेरी हार्ड फूड खाएंगे, वो उसी हार्ड फूड को हम दांतों से ही चबाते हैं. इनमें दांत ही नहीं होते. दैट इज वाई, दैट इज वाई ये खाने को चबा नहीं सकते. एकदम से बिना चबाए खाना निगल लिया, कुछ टाइम के लिए वो खाना जमा रहेगा क्रॉप के अंदर, और फिर धीरे धीरे वो खाना गिजार्ड के अंदर चला जाएगा. गिजार्ड के बाद स्टमक में जाता है. ये गिजार्ड क्या काम करता है? गिजार्ड बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. ये गिजार्ड इन हार्ड फूड पार्टिकल्स को ना क्रश कर देता है, ब्रेक कर देता है. तब जाके वो क्रश्ड फूड या ब्रेक डाउन किया हुआ फूड स्टमक में जाएगा. देन डाइजेशन ऑकर्स इन द स्टमक एंड अदर पार्ट्स. समझ रहे हो बात? ये क्रॉप और गिजार्ड, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा चीजें होती है. हम लोगों में क्रॉप और गिजार्ड नहीं होता. रेप्टाइल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजार्ड नहीं होता. ये बर्ड्स में ही होता है. ठीक है ना? इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन दिस? तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से. हो गया ना? हाँ, रश्मि ने ले लिया. ओके, ग्रेट. चलते हैं भाई आगे. देखियो, तुम लोग को पता है क्या, हम जो ये आवाज निकालते हैं ना मुंह से, जो बातें हम करते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, बात निकलती है, ये कहां से आती है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? कौन बताएगा मुझे? हमारे में वॉइस कहां से आती है? हम लोगों में, इंसानों की बात कर रहा हूं. अरे भाई, वॉइस बॉक्स नहीं होता हम में? हाँ. अच्छा, हमारे वॉइस बॉक्स का एक और नाम है, कोई बता सकता है क्या? क्या नाम है उसका? नहीं, हमारे वॉइस बॉक्स का एक और नाम है. क्या नाम है? हमारे वॉइस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स. एक और नाम है इसका. इट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल. इसी वॉइस बॉक्स के अंदर, एडम्स एप्पल के अंदर, वोकल कॉर्ड्स होते हैं. वोकल कॉर्ड्स, वही वोकल कॉर्ड्स मदद करते हैं साउंड प्रोडक्शन में. ये हम लोगों की बात कर रहा हूं मैं.
बर्ड्स में बेटा वॉइस कहां से जनरेट होती है, याद रखियो, इनमें लैरिंग्स नहीं होता, बट इनमें लैरिंग्स जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सिरिंग्स. larynx like structure in birds. Larynx like structure is present in birds. कहां पर? नियर विंड पाइप. विंड पाइप के पास में लैरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. दैट लैरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर is known as syrinx. 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 यही syrinx क्या काम करता है? वॉइस प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन. क्या समझे? नेक्स्ट फीचर देखो. बर्ड्स का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड टाइप होगा. अब तो सारे एनिमल्स में क्लोज्ड ही है ना. मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड ट्रैवल करेगा इनसाइड ट्यूब्स. उन ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड फ्लो नहीं होगा. समझ रहे हैं बात? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप एंड हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. इनके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. हाँ जी बेटा. रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चेम्बर्स थे? पढ़ा चुका हूं. रेप्टाइल्स के हार्ट में थे इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड. एम्फीबियंस के हार्ट में होते थे 3 चेम्बर्स, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल. फिशेस के हार्ट में होते थे 2 चेम्बर्स, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. लेकिन बर्ड्स के हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं. 2 ऑरिकल्स, ऑरिकल वेंट्रिकल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, समझाने की जरूरत नहीं. एंड 2 वेंट्रिकल्स. तो इनके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट? अच्छा जी, वन मोर थिंग. बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड. अभी तक हमने रेप्टाइल पढ़ा. रेप्टाइल्स को हमने लिखा था दे आर कोल्ड ब्लडेड. उससे पहले एम्फीबियंस पढ़ा, फिश पढ़ा, उनमें भी लिखा दे आर कोल्ड ब्लडेड. पहली बार हम लिख रहे हैं बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है बेटा? वार्म ब्लडेड मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू पे. मैं लिखूंगा दैट इज दे कैन मेंटेन और रेगुलेट their body temperature. They can regulate their body temperature at a constant value. मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता. जैसे कि हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है क्या? हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 98.6 फॉरेनहाइट बोलो, एक ही बात है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ. बाहर अगर टेम्परेचर चेंज होगा एनवायरमेंट में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तब भी 37 ही रहेगा. हाँ, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज्यादा हो गया, 38, 39, 40, तो मतलब हम बीमार हैं, हमको फीवर है.
अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम हो गया, 35, 34, 33, मतलब हम बीमार हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू है उसका, उस टेम्परेचर का कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, 37। इसी तरह बर्ड्स भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू पे। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर वाले टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं हो सकता। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं टू अ कांस्टेंट वैल्यू, जिनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, और या हम बोलते हैं इनको होमियोथर्मिक एनिमल्स। होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो अगर आपसे बेटा कोई पूछे व्हाट आर एंडोथर्मिक एनिमल्स या व्हाट आर होमोथर्मिक एनिमल्स, आप बोलोगे एंडोथर्मिक एनिमल्स, होमोथर्मिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है बॉडी टेम्परेचर का। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के चेंजिंग टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई कोई बोलेगा व्हाट आर पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स या एक्टोथर्मिक एनिमल्स, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, वो बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के चेंजिंग टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। और उसमें हमने कौन कौन सा एनिमल लिखा, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड फिश। होम्योथर्मिक में कौन कौन सा लिखेंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिलहाल तो बर्ड्स की बात हो रही है तो बर्ड मैंने लिखा, ठीक है ना जी। इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। अच्छा, बर्ड्स में रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कैसे होती है, यस बोलिए, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ऑकर्स बाय लंग्स। रेस्पिरेशन, breathing by lungs। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता चुका हूं आपको, अगर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग लंग्स से हुआ तो ऐसे वाले रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन स्किन से हुआ, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन गिल्स से हुआ तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो फिलहाल लंग्स की बात हो रही है, बर्ड्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, राइट। अच्छा, बर्ड्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट मतलब मेल अलग फीमेल अलग, सेक्सेस आर सेपरेट। मेल अलग होगा, मेल बर्ड, फीमेल बर्ड अलग, राइट। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन, मुबशिर fertilization in them is internal। fertilization is internal मतलब ये हुआ कि मेल बर्ड फीमेल गेमिट, फीमेल बर्ड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तब जाके मेल बर्ड फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स डालेगा, वो स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर ही एग्स को फर्टिलाइज कर देगा। फिर से बोलूंगा, मेल बर्ड फीमेल बर्ड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, मेल बर्ड फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स डालेगा, वो स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर ही एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, दैट्स व्हाई मैंने लिखा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन देम, जीपीएच, ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ, बर्ड्स बच्चे को जन्म देते हैं या अंडा देते हैं, कौन बोलेगा एग, यस। जो बर्ड अंडा देगा, उस जो एनिमल अंडा देगा उस एनिमल को हम बोलते हैं ओविपेरस। तो हम लिखेंगे बर्ड्स आर ओविपेरस, यस ओविपेरस।
मतलब दे आर एग लेइंग। और जो अंडा ये देंगे वो अंडा फर्टिलाइज्ड एग होगा या नॉन फर्टिलाइज्ड। मैंने अभी कहा फीमेल बर्ड की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब जो अंडा बाहर निकलेगा वो फर्टिलाइज्ड एग होगा। फर्टिलाइज्ड एग। और हाँ, फर्टिलाइज्ड एग इज आल्सो नोन एज जाइगोट। तो बर्ड जो एग ले करेगा वो एग कैसा होगा? हाँ जी, दैट एग विल बी द जाइगोट। वही जाइगोट फिर बाद में हैच होके उससे निकलेगा नया वाला बर्ड। इनमें डेवलपमेंट बेटा डायरेक्ट होती है। देखो, तेज प्रताप यादव नए आए हैं, इनको डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता होगा। डेवलपमेंट बर्ड्स में डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जो एग होगा, एग फर्टिलाइज्ड एग, उसका जब हैचिंग होगा तो हैचिंग से नया वाला बर्ड निकलेगा। बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। जैसे फ्रॉग के लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज होता है ना, टैडपोल लार्वा, वैसा बर्ड्स के साथ नहीं होता। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन देम। ठीक है ना भाई? इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता। नहीं है ना? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। डन कर दिया? ओके, अब बताता हूं बर्ड्स का क्लासिफिकेशन। देखते रहो। क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, बट हमको काफी सारे एग्जाम्पल्स बताने हैं ना, इसीलिए मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। एक मिनट, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सब्र कीजिए हल्का सा। बस हो गया। एक डायग्राम ढूंढूंगा मैं, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर मैं वैसे ही बताऊंगा। हम्म, हम्म,
ओके, लिव इट, मिला नहीं, अच्छा सा मिला नहीं, जो मैं चाहता था वो मिला नहीं इंटरनेट से। एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा, राइट। देखिए, देर आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एव्स। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखूंगा पेंगुइन। मैंने अभी कहा पेंगुइन एक फ्लाइटलेस बर्ड है। पूरा मैं अगर बोलूं तो इट इज अ फ्लाइटलेस मेराइन बर्ड। मेराइन समझते हो ना, फ्लाइटलेस मेराइन बर्ड। यस, और ध्यान रखें, पेंगुइन इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर इम्पेनी। एक मिनट, पेंगुइन इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर? एक मिनट बेटा। हाँ, पेंगुइन इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर, ये याद रखियो, स्फेनिसिफॉर्म्स। ऑर्डर स्फेनिसिफॉर्म्स में आता है पेंगुइन। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखना है ऑस्ट्रिच। अगेन ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, लेकिन ये मैरीन बर्ड नहीं है, फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल बर्ड है। बहुत ह्यूज एनिमल है, बहुत तेज दौड़ता है, ये उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता वो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रिच क्लास एव्स के कौन से ऑर्डर में आएगा? Ostrich is included in order अगर आपको ऑर्डर याद नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। बस जी बेटा, आपको याद रखना है क्या? आपको मेन चीज याद रखनी है कि इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो इट इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कीवी। याद रखें, कीवी इज अ नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। याद है, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है। कीवी, again a national bird, again a flightless bird and also a national bird, flightless terrestrial bird, terrestrial bird। एक मिनट, kiwi is included in order Apterygy, Apterygiforms। ये तीन फ्लाइटलेस बर्ड्स के एग्जाम्पल। बाकी सारे भी हम लिखेंगे। बाकी सारे भी हम लिखेंगे।
इसको तो जानते ही होंगे, क्रो, कौवा। जूलॉजिकल नेम अगर बोलूं तो कॉर्वस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। पिजन, कबूतर, इसका जूलॉजिकल नेम लिखो तो कोलंबा। पैरट, तोता, इसका जूलॉजिकल नेम पूछो तो सिटाक्यूला, सिटाक्यूला, पी साइलेंट रहेगा। ऑस्ट्रिच का जूलॉजिकल नेम बोलो तो स्ट्रूथियो, आपके एनसीईआरटी बुक पे लिखा है। अच्छा, पीकॉक, पीकॉक का जूलॉजिकल नेम पैवो, पूरा नाम पैवो क्रिस्टेटस। वल्चर, गिद्ध, इट इज नियोफ्रॉन। और भी बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे बर्ड्स लिख सकते हो। स्पैरो, मैना है ना, कोयल, कुक्कू, सारे लिख सकते हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बर्ड का नाम मैं लिखूंगा, एल्बट्रॉस। एल्बट्रॉस एक ऐसा बर्ड है जिसमें विंग स्पैन बहुत बड़ा होता है। विंग स्पैन इज वेरी लार्ज। मतलब पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे क्लास एव्स में इतने लंबे विंग्स किसी के पास नहीं होते। अच्छा, एक और बर्ड है मेरे दिमाग में आ रहा है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड। स्मॉलेस्ट बर्ड, हाँ जी, ये कहां पर पाया जाता है? फाउंड इन क्यूबा। इसकी एक और खासियत है, इट कैन फ्लाई फॉरवर्ड्स एज वेल एज बैकवर्ड्स। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन रखता हूं, होमवर्क। बर्ड से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस देखा, नेस्ट पैरासिटिज्म, नेस्ट पैरासिटिज्म। मुझे तुम लोग मालूम करके बताओगे कौन से बर्ड में नेस्ट पैरासिटिज्म पाया जाता है, और ये नेस्ट पैरासिटिज्म क्या है। व्हाट इज नेस्ट पैरासिटिज्म एंड इन विच बर्ड इट इज फाउंड। नेस्ट पैरासिटिज्म क्या है और किस बर्ड में पाया जाता है, राइट? ये बेटा मुझे आप लोग बताओगे अगली क्लास में, ठीक है ना? तो ये थे कुछ एग्जांपल्स बर्ड्स के, और बर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताए। आप स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, हम आगे बढ़ेंगे। डन डन डन। हाँ सौम्या बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। बर्ड्स के बाद हमारे एनिमल किंगडम का लास्ट वाला क्लास, इसके बाद एनिमल किंगडम खत्म। इसके बाद हम अपना नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट लास्ट क्लास इज क्लास मैमलिया। क्लास मैमलिया, ठीक है जी। थोड़ा सा आप एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का सब्र कीजिए।
हाँ जी बेटा, मैमल्स, क्लास मैमलिया में आते हैं मैमल्स। व्हाट आर मैमल्स? क्या है मैमल्स? मैमल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप लिखे एक एक करके। फर्स्ट वन, मैमल्स बहुत सारे हैबिटेट्स में रहते हैं। दे सम मैमल्स लिव इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब जहां पर आइसी आइस होता है। आप मुझे नाम बता सकते हैं किसी मैमल का जो पोलर रीजन्स एंटार्क्टिका जैसे रीजन में रहता है? बताओ। ग्रेट पोलर बेयर। Some mammals live in deserts. Some mammals live on mountains. Some mammals live in forests. ऐसे भी मैमल्स हैं जो ग्रासलैंड्स में रहते हैं। And mammals also live in dark caves. तो मतलब ये है कि मैमल्स का हैबिटेट काफी डाइवर्स है। Mammals live in a variety of habitats. हैबिटेट मतलब रहने की जगह। इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। कैसे हैबिटेट्स में, मैंने ऊपर लिखा। ठीक है। इवन सम मैमल्स कैन ऑल्सो फ्लाई। सम मैमल्स कैन फ्लाई एज वेल। कोई मुझे बता सकता है क्या ऐसा मैमल जो उड़ सकता है? हाँ जी, बोलो। ऐसे मैमल का नाम जो उड़ सकता है। मैं हिंदी में नाम बताऊं? चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। अरे फ्लाइंग फॉक्स काहे बोल रहे हो बेटा? डायरेक्टली बैट बोलो ना। बैट इज चमगादड़। Some mammals can swim in water. Some can live in water as well. Some can live in water. बोलो ऐसे मैमल का नाम जो पानी में रहता हो। Whales, dolphins, है कि नहीं? तो कुल मिला के बात यह है कि मैमल्स लिव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है। अब मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं एक एक करके बताऊंगा मैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये लिखे कि दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। Mammals have memory glands. Mammals have memory glands. Memory glands से ये बच्चे को दूध पिलाते हैं, by which they feed their young ones with milk. अभी हमने किसी भी एनिमल ग्रुप में मेमोरी ग्लैंड्स की बात की नहीं। दे आर द फर्स्ट एंड द ओनली एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और जो बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो mammals have memory glands by which they feed their young ones with milk. By which they feed their young ones with milk. ठीक है, चलेगा ना? Mammals में they have two pairs of limbs. Two pairs of limbs. One pair forelimbs, one pair hind limbs. Adapted for, they have two pairs of limbs. Adapted for किस लिए limbs हैं? Walking. कुछ mammals को limbs
चलने में मदद करते हैं। रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग। बरो समझते हो, जो बिल में रहता है। खरगोश बिल में रहेगा, चूहा बिल में रहेगा। स्विमिंग, पानी में रहने वाले मैमल्स के लिम्स स्विम करने में मदद करते हैं। इवन फ्लाइंग एज वेल, राइट। चलेगा ना? 1 मिनट। हाँ जी, मैमल्स में जो स्किन होती है, इनका स्किन बहुत ही यूनिक होता है। मैमल्स के स्किन पे बाल होते हैं। स्किन हैज हेयर्स। आप खुद ही देखो, हमारे सिर पे, हमारे स्किन पे बाल होते हैं ना। नॉट ओनली हम, जो मंकीज होते हैं, मंकीज, गोरिल्लास, चिंपैंजीज, इन सब के स्किन पे बाल होते हैं। नॉट ओनली देम, डॉग्स, कैट्स, चूहे, टाइगर्स, लायंस, सबके स्किन पे बाल होते हैं। ये सारे मैमल्स हैं। तो मैमल्स स्किन हैज हेयर्स। अच्छा, हम लोगों में एक्सटर्नल एयर्स, पिन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक्सटर्नल एयर और पिन्ना। पिन्ना वही चीज है जिसमें हम लोग छेद करके इयररिंग्स लगाते हैं, है ना। एक्सटर्नल एयर, पिन्ना, आर प्रेजेंट इन मैमल्स। कोई भी मैमल देखो, इंसान है, हम लोगों में भी पिन्ना है। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, टाइगर्स, लायंस, सब में एक्सटर्नल एयर्स होते हैं। अभी तक किसी भी एनिमल में मैमल्स के अलावा देखिए एक्सटर्नल पिन्ना आर एब्सेंट। मैमल्स में एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल एयर्स आर प्रेजेंट। अच्छा, मैमल्स में हिटीरोडोंट टीथ होते हैं। हिटीरोडोंट टीथ। अब ये हिटीरोडोंट का मतलब क्या है? हेटेरोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन मैमल्स। There is different types of teeth present. ठीक है ना? कौन कौन से टीथ बता सकते हो क्या? इंसिसर्स, अरे बचपन में पढ़ाते हैं। कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड इन मैमल्स। जब एनिमल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होंगे तो हम बोलते हैं एनिमल में हिटीरो। हिटीरो मतलब डिफरेंट। हिटीरोडोंट टीथ होते हैं। ठीक है, चलेगा। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं।
Circulatory system, again closed type. मैमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा. हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. रेस्पिरेशन होती है किससे? लंग्स से. रेस्पिरेशन बाय लंग्स. अभी बताया हूं लंग्स के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है. मैमल्स आर होम्योथर्मिक इन नेचर. होम्योथर्मिक. होम्योथर्मिक का मतलब वही वार्म ब्लडेड. अभी अभी बताया हूं. होम्योथर्मिक का मतलब क्या है? टेम्परेचर फिक्स रहता है बॉडी का. बॉडी टेम्परेचर इज fixed, maintained at a constant value. ठीक है. मैमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते. तो मैं लिखूंगा सेक्सेस आर सेपरेट. मेल अलग, फीमेल अलग. मैमल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, फीमेल बॉडी के अंदर. फिर वही फीमेल बॉडी बच्चे को जन्म देती है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. डेवलपमेंट एक्सटर्नल या इंटरनल. सॉरी, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. मैमल्स में लार्वल स्टेज नहीं होता. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ठीक है. यहां तक ठीक है ना? ध्यान से सुनिए. अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. मैमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. एक, ऐसे भी मैमल्स हैं जो अंडा देते हैं, नहीं तो मैमल्स बच्चे को जन्म देते हैं. बट देयर आर मैमल्स विच आर एग लेइंग मैमल्स. एग लेइंग मैमल्स, याद रखना. एग लेइंग मैमल्स, इनको रखा गया है कौन से ग्रुप में? दे आर नोन एज प्रोटोथेरियन मैमल्स. प्रोटोथेरियन मैमल्स. प्रोटोथेरियन मैमल्स. They are also known as monotremes. Monotremes. Example: duck-billed platypus. Duck-billed platypus. ये कॉमन नेम है इसका. ऑस्ट्रेलिया के टेस्मेनिया रीजन में पाया जाता है. इसका साइंटिफिक नेम है एकिडना. नहीं, एकिडना नहीं. इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस. 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 दूसरा वाला भी है एग्जाम्पल, स्पाइनी एंट ईटर. स्पाइनी एंट ईटर, इसका जूलॉजिकल नेम है एकिडना. ये 2 एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया के टेस्मेनियन रीजन में पाए जाते हैं. मैमल्स हैं ये, बच्चे को दूध पिलाएंगे, लेकिन ये एग लेइंग मैमल्स हैं. ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाते. ये अंडा ले करते हैं, एग ले करते हैं, लेकिन वो एग कौन सा होगा? फर्टिलाइज्ड एग. फिर उस एग का बर्ड्स की तरह हैचिंग करते हैं. हैचिंग के बाद उस एग से यंग वन निकलेगा, देन उस यंग वन को दूध पिलाएंगे.
ऐसे वाले मैमल्स जो बच्चे को जन्म नहीं देंगे, जो एग ले करेंगे, ऐसे वाले मैमल्स को हम प्रोटोथीरियन मैमल्स बोलते हैं और मोनोट्रेम्स। एग्जाम्पल में लिखे हैं ऑर्निथोरिंकस एंड एकेडना। दूसरा ग्रुप देखो, मेटाथीरियन मैमल्स। मेटाथीरियन मैमल्स, मेटाथीरियन मैमल्स, मेटाथीरियन मैमल्स, दे आर ओवो। देखो, अंडे देने वाले को हम बोलेंगे ओविपेरस। यहां पर मैं लिख सकता हूं ओविपेरस मैमल्स, जो अंडा ले करेगा। मेटाथीरियन मैमल्स को हम बोलते हैं ओवो विवी पैरस मैमल्स। अब ये बच्चे को जन्म देगा या अंडा देगा? ओविपेरस होता तो अंडा देने वाला, बच्चे को जन्म देगा तो विविपेरस। मैंने लिखा दिया यार ओवो विविपेरस मैमल्स। मतलब क्या है ओविपेरस मैमल्स का? मतलब ये है, गिव बर्थ टू, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। बच्चे को जन्म देंगे, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। लेकिन उस बच्चे में काफी सारी कमियां होती है, वो इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड यंग वन होता है। बाद में उस इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड यंग वन को माँ उठाती है, अपने बॉडी के साथ अटैच करके रखती है, तब तक जब तक वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता। जैसा कि कैंगारू में होता है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कैंगारू के, फीमेल कैंगारू के पेट पे एक पाउच होता है, एक बैग होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा उसी बैग में रहता है तब तक जब तक वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता। ये इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड बच्चा होता है ना? तो ऐसी कंडीशन जिसमें इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड बच्चा पैदा हो, फिर माँ उस बच्चे को बॉडी के साथ लगा के रखती है तब तक जब तक वो कंप्लीटली हैच ना हो। ऐसे कंडीशन को ओवोविविपेरस कंडीशन बोलते हैं, और ऐसे मैमल्स को ओवोविविपेरस मैमल्स बोलेंगे। तो मैंने क्या लिखा? ओवोविविपेरस मैमल्स का मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस बट they are incomplete, they are incompletely formed young ones, या मैं बोलूंगा इनकम्प्लीटली हैच्ड आउट यंग वंस। इनका हैचिंग पूरी तरह से हुआ नहीं होता। इनकम्प्लीटली, सॉरी, इनकम्प्लीटली हैच्ड आउट। ठीक है? बाद में इन यंग वंस का हैचिंग माँ के बॉडी के साथ रह के होता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कैंगारू। कैंगारू, ऐसे वाले मैमल्स को हम बोलते हैं मेटाथीरियन मैमल्स। अच्छा, दे आर ऑल्सो नोन एज मार्सुपियल्स। ध्यान रखियो, मार्सुपियल्स। कैंगारो एक मार्सुपियल एनिमल है। क्यों मार्सुपियल क्यों बोलते हैं इनको? मैंने कहा ना, इन कैंगारो के, फीमेल कैंगारो के पेट पे एक पाउच होता है। उस पाउच को हम क्या बोलते हैं? उस पाउच को हम मार्सुपियम बोलते हैं। एक मिनट, एक मिनट, देखो, मार्सुपियम, a pouch, a pouch in which incompletely formed young one is kept. Incompletely formed young one is kept. क्योंकि इनके पास मार्सुपियम होता है जिसमें इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड यंग वन को रखेंगे तब तक जब तक वो पूरी तरह से हैच नहीं होगा, इसलिए इनको मार्सुपियल्स भी बोलते हैं। है ना जी? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है क्या? अगर नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। खबर, हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया ना?
रश्मि, वेरी गुड। अब बचा तीसरा ग्रुप मैमल्स का, उनको हम बेटा जी बोलते हैं यूथेरियन मैमल्स। यही ट्रू मैमल्स हैं। थर्ड ग्रुप इज यूथेरियन मैमल्स। यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स आर द ट्रू मैमल्स। वो भी मैमल्स ही हैं, लेकिन मैंने इनको ट्रू मैमल्स क्यों लिखा? क्योंकि दे आर द विविपैरस मैमल्स। विविपैरस, विविपैरस मतलब they directly give birth to young ones. They give birth to young ones. बच्चे को जन्म देंगे ये, और वो बच्चा कंप्लीटली बना हुआ होगा। They give birth to young ones that are completely formed. Right? Is it okay? इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला एग्जाम्पल ह्यूमंस, monkeys, gorillas, chimpanzees, ये सारे these are primates। और भी हैं dogs, cats, tigers, whales, dolphins, elephants, rhinos, etc. बहुत सारे हैं। इनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स ऐसे वाले एनिमल्स हैं, ऐसे वाले मैमल्स हैं whose females are reproductively active throughout the year। मतलब ऐसे वाले मैमल्स जो ईयर के किसी भी टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रेडी होते हैं। दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, किसी भी टाइम पे। लेकिन नॉन प्राइमेट्स ऐसे वाले मैमल्स हैं विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, ये पूरा साल का साल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव नहीं होते। ये साल में कुछ टाइम के लिए एक्टिव हो जाते हैं। दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। That period of time is known as heat period. That period is heat period। समझ लिए? मतलब डॉग, कैट, टाइगर वगैरह जो हैं, रैट वगैरह जो हैं, ये पूरा साल का साल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव नहीं रहते। ये साल में 2 बार, 3 बार या 4 बार, हमेशा नहीं, 2-3 बार ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। जिस वक्त में ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं उस टाइम को बेटा जी बोलते हैं हीट पीरियड। उस टाइम अगर रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हुआ तो डन, नहीं हुआ तो फिर इनको फिर से हीट पीरियड का वेट करना पड़ता है। बट प्राइमेट्स ऐसे वाले मैमल्स हैं विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। इसमें आएंगे ह्यूमंस, मंकीज, गरिलास, चिंपैंजीज। ठीक है, हो गया ना? तो ये था मैमल्स के बारे में। और मैमल्स के बारे में आपके इसमें क्या नाम है, एनसीईआरटी बुक में और भी काफी सारी एग्जांपल्स लिखे हैं, आप उनको देख के रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम वाला यूनिट खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे
वापस बॉटनी वाले पार्ट में हम उठाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बट वो अगली क्लास में स्टार्ट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्लास छोड़ सकते हो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके क्लास छोड़ सकते हो आप। ओके बेटा, बाय।